हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साबुन और अपमार्जक यानी कि सॉप एंड डिटर्जेंट को पढ़ने वाले हैं। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बाद यह लगातार चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो पीछे हम लोग देख चुके हैं। आज के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि साबुन और अपमार्जक क्या है और इनसे कौन कौन सी क्वेश्चंस बन सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस साबुन और अपमार्जक से बनते हैं और देखते हैं पहले कि कौन कौन से आज के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन को देखेंगे कि साबुन कैसे बनता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है उसको देखेंगे, और साबुन में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, साबुन से कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको आज के वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। पहले साबुन पढ़ेंगे और उसके बाद अपमार्जक को पढ़ेंगे। पहले इस स्लाइड में साबुन को देख लेते हैं, फिर अगले स्लाइड में क्या करेंगे कि अपमार्जक को देखेंगे। साबुन को देखते हैं कि साबुन क्या है। साबुन क्या कहता है? साबुन, कोई पूछे कि साबुन क्या है तो साबुन बोल रहा है कि साबुन उच्च वसीय अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि साबुन क्या है तो कहेंगे कि साबुन उच्च वसीय, यानी कि उच्च वसीय कहने का मतलब कि उच्च वसा का, यानी कि हायर फैटी एसिड्स, यानी कि उच्च वसीय अम्लों का सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। फिर से समझते हैं कि साबुन क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि साबुन क्या है तो कहेंगे कि साबुन क्या है तो उच्च वसीय अम्लों का, यानी कि हायर जो फैटी एसिड्स होता है उन अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम के लवण का, सोडियम एवं पोटेशियम के लवण का क्या है, बना होता है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से ऐसे अम्ल होते हैं जो कि उच्च वसीय अम्ल कहलाते हैं, उसको समझते हैं पहले। तो साबुन बनाने के लिए उच्च वसीय अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी कि हायर जो एसिडिक होता है जो वसा का, उसको देखते हैं। यानी उच्च वसा अम्ल प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? अगर कार्बन के C8 से लेके C18 तक, यानी कि C8 से लेके C18 तक कोई कार्बन जिसमें मौजूद हो, C8 से लेके 18 तक, यानी कि जैसे C2H4 होता है उसी प्रकार C3, C4, C5, C6 वैसे करके, यानी कि हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? C8 से नीचे वाले को उच्च वसीय अम्ल नहीं कहेंगे। उच्च वसीय अम्ल किसको कहेंगे? तो जो C8 से लेके C18 तक, यानी कि C8 से लेके C18 तक के जो तत्व होंगे, यानी जो कार्बन जिसमें पाए जाएंगे, उसको उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। फिर से समझते हैं उच्च वसीय अम्ल क्या है। तो कहेंगे कि वैसा अम्ल जिसमें कार्बनों की संख्या 8 से स्टार्ट करके 18 तक, यानी कि जैसे C8 तो हाइड्रोजन कुछ और होगा, जैसे C2H4 होता है उसी प्रकार C8 से लेके C18 तक के जो तत्व होंगे, C8, C9, C10, C11, जो C8 से लेके C18 तक के जो पाए जाएंगे, जैसे देखेंगे उसको क्या बोलते हैं? उच्च वसीय अम्ल बोलते हैं, यानी कि हायर जो फैटिक एसिड्स होता है उसको कहते हैं। उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो उच्च वसीय अम्ल में देखा जाए तो पहला होता है, देख सकते हैं कि पहला है पैमेटिक अम्ल। क्या है? पायमेटिक अम्ल। या दूसरा होता है सिटेरिक अम्ल। क्या? सिटेरिक अम्ल। तीसरा है ओलेइक अम्ल। चौथा है लैरिक अम्ल। पांचवा है मिरिस्टिक अम्ल। यानी ये सारे के सारे क्या हैं? उच्च वसीय अम्ल होते हैं। यानी कि पायमेटिक अम्ल भी उच्च वसीय अम्ल है,
क्योंकि अगर इसका सूत्र देखा जाए तो यहाँ C15 से लेके C31, C15 और H31 है, C15 और H31 है, यानी कि 31 है। तो कहेंगे कि यह कार्बन, इसमें कार्बन की कितने संख्या 15 है, और हमको पता है कि जब कार्बन 8 से ऊपर जाता है 18 तक, यानी कि C8 से 18 तक के जो तत्व होंगे कार्बन जिसमें दिखाई देगा, उसको उच्च वसीय अम्ल कहेंगे। तो जो पैमेटिक अम्ल होता है, पैमेटिक अम्ल का कोई सूत्र पूछे तो कहेंगे कि C15 और H31 COOH होता है। तो जो पैमेटिक अम्ल होता है ये भी क्या है, एक उच्च वसीय अम्ल है। उसी प्रकार स्टेरिक, स्टेरिक अम्ल भी, जो स्टेरिक अम्ल होता है उसका सूत्र C17H35 COOH होता है। इसमें भी देख रहे हैं कि C कहाँ है, 17 तक है, C 8 से लेके 18, तो ये क्या है, 17 ही तो है। तो कहेंगे कि सिस्टेरिक भी क्या है, एक उच्च वसीय अम्ल है। ओलोइक अम्ल क्या, ओलोइक अम्ल कहता है तो C17H33 होता है। यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 17 दिखाई दे रहा। इसका कहने का मतलब कि जितने भी उच्च वसीय अम्ल होंगे उन सारे में कार्बन की संख्या 8 से लेकर 18 तक पाए जाएंगे। यानी कि जिस वसा में या कोई वसा ऐसा पाया जा रहा है जिसमें कि कार्बन की संख्या 8 से ऊपर और 18 तक जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च वसीय अम्ल कहेंगे। तो पैमेटिक अम्ल को देखेंगे तो पैमेटिक अम्ल का सूत्र क्या हुआ, तो C15H31 COOH होता है। उसी प्रकार सिटेरिक अम्ल का सूत्र देखा जाए तो C17 और H35 होता है। ओलोइक अम्ल की देखा जाए तो C17H33 होता है। उसी प्रकार लैरिक अम्ल भी होता है और मीरिएस्टिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या हैं, उच्च वसीय अम्ल हैं। अगर कोई अम्ल देकर, अगर उच्च वसीय अम्ल ऐसा देकर उसके साथ फिर सोडियम के या पोटेशियम के लवण के साथ अगर बनाया जाएगा तभी साबुन का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी कि उच्च वसीय अम्ल प्लस सोडियम के या पोटेशियम के लवण से ही साबुन की प्राप्ति होती है। तो यही उच्च वसीय अम्ल है। इनके साथ जब सोडियम या पोटेशियम के लवण का जब अभिक्रिया कराते हैं या उसको मिलाकर बनाते हैं तब हमें साबुन की प्राप्ति होती है। तो साबुन बोला गया एक ही शब्द में कि साबुन क्या है, तो कहता है कि उच्च वसीय अम्लों का सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। उच्च वसीय अम्ल क्या है, तो जिसमें कार्बन की संख्या 8 से लेकर 18 तक होता है, उच्च वसीय अम्ल होता है अम्ल में। और पैमेटिक अम्ल उच्च वसीय अम्ल है, सेटेरिक अम्ल उच्च वसीय अम्ल है, ओलोइक अम्ल, लैरिक अम्ल, मीरिएस्टिक अम्ल, पैमेटिक अम्ल, सिटेरिक अम्ल, ओलोइक अम्ल, लैरिक अम्ल, मीरिस्टेमिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या हैं, उच्च वसीय अम्ल हैं। अब आते हैं आगे, देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण से साबुन की प्राप्ति होती है। सोडियम के लवण या पोटेशियम के लवण से हमें क्या प्राप्ति होती है, तो साबुन की प्राप्ति होती है। अगर उच्च वसीय अम्ल यानी पैमेटिक हो, एस्टेरिक हो, ओलोइक हो, लैरिक हो या मीरिस्टेमेटिक हो, किसी के साथ या सोडियम के लवण को या सोडियम को या पोटेशियम को मिला देने के बाद साबुन की प्राप्ति होती है। हम क्या करते हैं कि जो उच्च वसीय अम्ल में मानते हैं पैमेटिक अम्ल है, पैमेटिक अम्ल को जब सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है या सोडियम NaOH से जब अभिक्रिया कराते हैं, जब सोडियम, फिर से पैमेटिक अम्ल C15 और H31 COOH जो पैमेटिक अम्ल है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ देखते हैं ये है अम्ल और NaOH क्या है, क्षार। हमको पता है कि लवण का निर्माण कैसे होता है, तो जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता। तो यहाँ पे अम्ल है और यहाँ पे क्षार,
अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें लवण की प्राप्ति होती है, जो कि साबुन के रूप में प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। जो कि अम्ल और क्षार के जो चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होता है। तो जब प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ भी वही क्रिया हुआ। यहाँ पे उच्च वसीय अम्ल है, यानी कि उच्च जो अम्ल है, यानी कि जो हायर अम्ल है, अम्ल के साथ यहाँ पे कहा कि NOH भी क्या है, एक उच्च क्षार है। जब पैमेटिक अम्ल, अम्ल को जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराने से लवण का निर्माण होता है, तो कहेंगे कि पैमेटिक अम्ल से जब सोडियम का लवण या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है क्षार का प्रक्रिया कराने पर हमें कास्टिक सोडा या कपड़ा धोने वाला साबुन की प्राप्ति होती है। अगर पैमेटिक अम्ल से सोडियम को जोड़ दिया जाए तो इसी को सोडियम पैमेटिक अम्ल कहते हैं। अगर स्पेसिफिक नाम देकर कहे तो क्या कहेंगे, जब यहाँ पे Na लगा दे, क्या लगा दे, इसके साथ डायरेक्ट C15H31 के साथ क्या कर दे, Na को जोड़ दे, इस तरह दे देंगे, तब क्या कहेंगे, इसको सोडियम पैमेटिक अम्ल। जब पैमेटिक अम्ल में सोडियम जोड़ दिया जाता है तब इसको सोडियम पैमेटिक अम्ल, या इसको सोडियम के साथ जोड़ दें तो सोडियम सिस्टेरिक अम्ल, या सोडियम इसके साथ जोड़ दें तो कहेंगे कि सोडियम ओलेइक अम्ल, सोडियम लैरिक अम्ल, सोडियम मेरिस्टिक अम्ल। यानी कि उच्च वसीय अम्ल के साथ जब सोडियम या पोटेशियम को जोड़ते हैं तो हमें साबुन की प्राप्ति होती है। तो पैमेटिक अम्ल के साथ जब सोडियम जोड़ देंगे तो सोडियम पैमेटिक अम्ल कहलाएगा। जब सोडियम को सिस्टेरिक अम्ल के साथ जोड़ देंगे तो सोडियम सिस्टेरिक अम्ल कहलाएगा। जब सोडियम को ओलोइक अम्ल के साथ जोड़ देंगे तो सोडियम ओलोइक अम्ल कहलाएगा। सोडियम को लैरिक अम्ल के साथ जोड़ देंगे तो सोडियम लैरिक अम्ल कहलाएगा। जब सोडियम को मेरिस्टिक अम्ल के साथ जोड़ देंगे तो सोडियम मेरिस्टिक अम्ल कहलाएगा। यानी कि जब सोडियम जुड़ेगा तो बस इसके आगे सोडियम लगाकर ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी सोडियम पैमेटिक, सोडियम स्टेरिक, सोडियम ओलोइक, सोडियम लैरिक, सोडियम, कुछ करना नहीं है। उसी प्रकार अगर पोटेशियम भी कहे तो पोटेशियम को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पोटेशियम पैमेटिक अम्ल, पोटेशियम सिस्टेरिक अम्ल, पोटेशियम ओलेइक अम्ल, लैरिक अम्ल इत्यादि को कर देंगे। यहाँ तक बात हम लोगों ने समझ लिया है। अब आते हैं आगे, तो इस परिभाषा को फिर से समझते हैं। उच्च वसीय अम्ल देख लिए। जब उच्च वसीय अम्ल को सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा कहने का मतलब कि जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है उसका निर्माण होता है। जब उच्च वसीय अम्ल के साथ सोडियम को अगर जोड़ दिया जाता है NaOH को तो हमें कास्टिक सोडा की प्राप्ति होती है, और कास्टिक सोडा को हम कपड़ा धोने वाला सोडा कहते हैं। उसी प्रकार उच्च वसीय अम्ल को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH को जोड़ दिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यानी पोटेशियम के लवण को जब जोड़ दिया जाता है तो हमें कास्टिक पोटास यानी कि नहाने वाला साबुन की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सोडियम जुड़ेगा, कपड़ा धोएगा। जब पोटेशियम को जोड़ेंगे तो यह क्या करेगा, नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी उच्च वसीय अम्ल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्रक्रिया करा के हमें कास्टिक पोटास या नहाने वाला साबुन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। वहीं उच्च वसीय अम्ल के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ा जाता है तो कास्टिक सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यहाँ तक बात हम लोगों ने क्या किया है, समझ लिया है। अब आते हैं आगे। आगे क्या, आगे बोल रहा है कि तेल या वसा का जलीय अपघटन, मतलब कि तेल या वसा का कास्टिक सोडा के द्वारा जलीय अपघटन से हमें साबुन और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। यानी कि जब
तेल हो या वसा हो, उसको कास्टिक सोडा के साथ जल अपघटन कराया जाता है। यानी कि जल के द्वारा जब विघटन कराया जाता है, अपघटित कराया जाता है तेल या वसा को, कास्टिक सोडा NaOH को जब जल के द्वारा अपघटन कराया जाता है तो हमें साबुन प्लस ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ गया? तेल या वसा को जब कास्टिक सोडा के साथ जल से अपघटन कराया जाता है तो हमें साबुन और ग्लिसरॉल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। वहीं तेल या वसा हो, उसको कास्टिक पोटास के द्वारा जलीय अपघटन कराएंगे। जब कास्टिक सोडा के द्वारा जब जल के अपघटन कराएंगे तब साबुन भी प्राप्त होगा, और कास्टिक पोटास के साथ भी कराएंगे तब पर भी साबुन होगा। लेकिन अंतर क्या होगा? जो ये साबुन कास्टिक सोडा के साथ प्राप्ति होगा, यह धोने वाला, कपड़ा धोने वाला साबुन की प्राप्ति होगा। जबकि कास्टिक जो पोटास होता है, कास्टिक पोटास के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराने से साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। लेकिन यह साबुन जो होगा, यह साबुन नहाने वाला साबुन होगा, यानी कि जो हम लोग यूज़ करते हैं नहाने के लिए, उसका प्रयोग में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब कोई पूछे कि साबुन की प्राप्ति कैसे होती है, साबुन क्या है, ये तो समझ में आ गया। उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है, यही तो हुआ। उच्च वसीय अम्ल तेल या वसा का होगा। तेल उच्च वसीय अम्ल का कास्टिक सोडा, यानी कि क्या, इसमें सोडियम का प्रयोग किया जा रहा है, तो सोडियम के जल के अपघटन से हमें साबुन की प्राप्ति होती है। साबुन प्लस ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। जब तेल या वसा को कास्टिक पोटास के साथ जब किया जाता है जल अपघटन, तो हमें साबुन और ग्लिसरॉल इसमें भी प्राप्ति होता है। लेकिन यह जो साबुन होता है, यहाँ पे जो साबुन बनने वाला है, तेल या वसा के जब कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे तो साबुन प्लस ग्लिसरॉल यह धोने वाला सोडा होगा, कपड़ा धोने के लिए। लेकिन कास्टिक पोटास के साथ जब गर्म करेंगे, जब इसको जल अपघटन कराएंगे तो इसको नहाने वाला सोडा का रूप में प्रयोग किया जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के द्वारा जल अपघटन कराया जाता है तो हमें साबुन प्लस ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। अंतर यह है कि जब कास्टिक सोडा के द्वारा जल का अपघटन कराएंगे तो धोवन सोडा होगा, और कास्टिक पोटास के द्वारा जब जल अपघटन कराएंगे तेल या वसा का तो कहेंगे कि वो नहाने वाला सोडा होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। और जब यह क्रिया हो रहा होगा, जैसे कि तेल या वसा के कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के द्वारा जो जल अपघटन कराने की जो क्रिया है, उसको जो क्रिया है उसी को साबुनीकरण या सैपुनिफिकेशन कहते हैं। यानी तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के द्वारा जल अपघटन कराने की क्रिया को हम साबुनीकरण या सैपुनिफिकेशन कहते हैं। यानी कि साबुन बनाने की यह क्रिया है, उसी को साबुनीकरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं आगे। अगला क्या? साबुन, ग्लिसरॉल, धोने का सोडा। अब आते हैं वसा। यहाँ पर लिखा गया है कि वसा संतृप्त, यानी कि वसा का जो संतृप्त होता है, जब वसा संतृप्त होता है तो कठोर साबुन का निर्माण होता है। जब वसा संतृप्त हो यानी सैचुरेटेड हो तो कठोर साबुन का निर्माण होता है। कठोर साबुन सोडियम के लवण से प्राप्त किया जाता है, और यह नारियल के तेल या जंतु वसा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कठोर साबुन क्या होता है? तो कठोर साबुन वैसा साबुन होता है जिसे जब जल में, यानी कि जो कठोर जल होता है, कठोर साबुन क्या होता है? तो कठोर जल क्या होता है? तो जिस जल में सोडियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं वे कठोर जल होता है। यह क्या करता है कि कठोर जल के साथ आसानी से झाग और उसमें सही रूप से विलय नहीं हो पाता, यानी कि सही से घुल भी नहीं पाता, यानी जल में यह कम विलय हो पाता है कठोर साबुन। कठोर साबुन प्राप्ति कैसे होता है? तो वसा
जब संतृप्त हो उसको सोडियम के लवण के द्वारा जब कराया जाए तब हमें क्या होता है, कठोर साबुन का निर्माण होता है। वहीं तेल हो और असंतृप्त हो यानी कि असैचुरेटेड हो और पोटेशियम के साथ जब लवण कराया जाएगा तो मृदु साबुन का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि मृदु साबुन कहने का मतलब क्या होता है, तो मृदु साबुन उसको कहते हैं जिसे सॉफ्ट साबुन, सॉफ्ट सोप जो होता है वे मृदु साबुन, और कठोर जो होता है इसको हार्ड सोप कहा जाता है। हार्ड सोप और मृदु सोप यानी कि सॉफ्ट सोप जो होता है इसको कहते हैं। तो जब वासा के संतृप्त को यानी वासा संतृप्त से जब वासा संतृप्त हो तो कठोर साबुन का निर्माण होता है। जब तेल असंतृप्त हो तो मृदु साबुन का, हार्ड सोप और क्या होता है, सॉफ्ट सोप। कठोर साबुन जो होता है उसमें सोडियम के लवण होते हैं, जो कठोर साबुन होता है उसमें सोडियम के लवण होते हैं, और जो पोटेशियम के लवण होते हैं उसमें मृदु साबुन या सॉफ्ट साबुन में पोटेशियम के लवण होते हैं। जो सोडियम के लवण के द्वारा जो कठोर बनता है उसमें नारियल का तेल या जंतु वसा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कठोर साबुन होता है उसमें नारियल का तेल या जंतु का वसा जो कि जल में कम विलय होता है, झाग भी क्या करता है, कम देता है। यानी कि कठोर साबुन की अगर बात कहा जाए तो कठोर साबुन नारियल के तेल या जंतु के वसा से प्राप्त किया जाता है। जो कठोर जल होता है और जो कठोर साबुन होता है जल में कम विलय होता है यानी कि कम घुलता है, और यह क्या करता है कि झाग भी क्या करता है, कम देता है। वहीं तेल जो असंतृप्त होता है वे मृदु साबुन होता है, और मृदु साबुन पोटेशियम के लवण, मृदु साबुन में पोटेशियम के लवण होते हैं। पोटेशियम के लवण अलसी, अरंडी जिसे कोस्टर कहा जाता है, इन सब से प्राप्त किया जाता है। अलसी मतलब तीसी, अरंडी जो लेड़ का तेल होता है, लेड़ देहात में देखने को मिलता है, उसी को जो लेड़ बोला जाता है, तो उसी अरंडी का एक कोस्टर का तेल होता है। उससे क्या किया जाता है, नहाने वाला जो साबुन पोटेशियम का लवण होता है यह जल में आसानी से झाग भी देता है और जल में विलय भी होता है यानी सही रूप से घुलता भी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, देखते हैं आगे लिखा गया है कि साबुन को जल में घोलने पर, जब साबुन को जल में घोलने पर कोलाइड घोल का निर्माण कर देता है। विलयन पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि कोलाइडी विलयन क्या है, निलंबन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि साबुन को जब जल में घोला जाता है तो कोलाइड घोल का निर्माण होता है। जो कोलाइड घोल के निर्माण होता है जिसे हम माइसेल कहते हैं। जब साबुन को जल में घोला जाता है तब क्या प्राप्ति होता है, तो जब साबुन को जल में घोलने पर कोलाइड घोल प्राप्त होता है, और जो कोलाइड घोल होता है उसको माइसेल कहते हैं। माइसेल कहते हैं। माइसेल होता क्या है, माइसेल होता क्या, इसको समझ गए कि जब साबुन को जल में घोला जाता है, तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो कोलाइड विलयन बनता है, और जो वह कोलाइड विलयन होता है उसी को माइसेल कहते हैं। यह माइसेल क्या करता है, यह माइसेल जब जल में कोलाइड विलयन बना लेता है तो इसके अणु त्रिज्यक रूप में, इसके अणु क्या त्रिज्यक रूप में भाग लेते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल रूप में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और भाग लेके जल को क्या करते हैं, भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं। साबुन हाइड्रोकार्बन वाला भाग, साबुन का जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होगा, जो ही हाइड्रोकार्बन वाला भाग, जैसे कि हाइड्रोकार्बन में जैसे C15H2 जो पैमेटिक अम्ल जो उच्च वसीय अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन हो। हाइड्रोकार्बन देखिए क्या, हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। तो हाइड्रोजन और कार्बन तो देख रहे हैं कि उच्च वसीय अम्ल जो होगा वही हाइड्रोकार्बन होगा। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला, और एक होता अहाइड्रोकार्बन, अहाइड्रोकार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद ना हो। तो जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें तो कार्बन मौजूद नहीं है, तो यह कार्बनिक है यानी कि हाइड्रोकार्बन है, और यह क्या अहाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो यह हाइड्रोकार्बन, और यह क्या होगा अहाइड्रोकार्बन। तो जब साबुन जल में घुल जाता है, कोलाइड विलयन बना लेता है, तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है,
हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल को क्या करता है कि विकर्षण करता है, जल को दूर भेजता है। वहीं अहाइड्रोकार्बन, जो अहाइड्रोकार्बन वाला जो है वह जल को आकर्षित करता है। जब हाइड्रोकार्बन जल को विकर्षित करता है, वहीं अहाइड्रोकार्बन जो होता है वे जल को आकर्षित करता है। यही कारण होता है कि एक को विकर्षित करना और दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना विकर्षण करता है। तो केंद्र में जो कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग जो है वह क्या करता है, जो कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग आकर्षण करता है। तो जो उसमें का जो गंदगी है, एक तो बाहर से जो हाइड्रोकार्बन वाला है वह धकेल रहा है कि आप बाहर निकलिए, और एक जो कार्बोक्सिलिक वाला या कहें जो अहाइड्रोकार्बन वाला है वह अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसी खींचने के कारण क्या होता है कि जो कपड़ा में या शरीर में जो मैल होता है वह खींच के साबुन जब लगाते हैं तो जो मैल होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो जो माइसेल होता है, यही माइसेल कपड़ा और शरीर के मैल को खींचकर बाहर निकालता। यही जो माइसेल होता है वे क्या करता है कि कपड़ा और शरीर का जो मैल होता है उसको खींचकर क्या करता है, बाहर निकालता है। फिर से समझते हैं इसको। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो कोलाइडी विलयन बनता है। कोलाइडी विलयन जब बन जाता है, जो कोलाइडी विलयन बनता है उसको माइसेल कहते हैं। माइसेल कार्य कैसे करता है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन और जो अहाइड्रोकार्बन जो कार्बोक्सिलिक समूह इसमें है वे हाइड्रोकार्बन और अहाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, यह क्या करता है, जल को दूर भेजता है, यानी कि विकर्षित करता है, जल को विकर्षित करता है। वहीं जो अहाइड्रोकार्बन है जैसे NOH, वह क्या करता है कि अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कपड़ा में मैल बैठा है और इस पे जब पानी डालने का मतलब कि पानी में तो घुले ही रहते कपड़ा, साबुन लगाते हैं तो साबुन को पानी में घुल गया। जब साबुन पानी में घुल गया तो क्या बना दिया, कोलाइड विलयन बना दिया। कोलाइड विलयन जब बनाएगा तो जो अहाइड्रोकार्बन वाला होगा इसमें के गंदगी को, क्योंकि पानी यहाँ पे साथ में गया है, तो पानी जब साथ में कपड़ा में गया है तो पानी को ढकलेगा, कहेगा कि तू दूर हट। जब दूर हटाएगा और एक खुद बोल रहा है कि मेरे पास आ, तो इसीलिए क्या होता है कि वह गंदगी उसी के साथ साथ क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो माइसेल का कार्य यही है कि माइसेल क्या करता है, तो कपड़े या शरीर के जो गंदगी होते हैं उनको खींचकर बाहर लाता। माइसेल कपड़े और शरीर के जो गंदगी होते हैं उसको खींचकर क्या करता है, बाहर लाता। यही माइसेल का काम है। तो माइसेल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अपमार्जक क्या है और उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक कहेंगे कि यह सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है। अपमार्जक, साबुन जहां देखे कि साबुन बोला कि वसा जो होता था, जो उच्च वसीय अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण कहता था, लेकिन अपमार्जक कह रहा है कि अपमार्जक क्या है, तो यह सल्फोनिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है। यह सल्फोनिक, जबकि साबुन क्या था, उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण था। अपमार्जक क्या है, तो यह सल्फोनिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। अब देखा जाए कि अपमार्जक बनता कैसे है, तो अपमार्जक का निर्माण होने की प्रक्रिया कैसे होता है, तो वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से जो प्राप्त हाइड्रोकार्बन होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अपमार्जक निर्माण करने की प्रक्रिया में कौन कौन सी उपयोग किया जाता है, तो वसा, तेल अथवा जो पेट्रोलियम से जो प्राप्त हाइड्रोकार्बन है उससे प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है, अगला पॉइंट्स कह रहा है कि अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के सल्फोनिक अम्ल का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है।
यानी कहने का मतलब कि कह रहा है कि अपमार्जक क्या है, तो एल्कीन प्रकार के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो जो एल्कीन होता है, एल्कीन प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके सल्फोनिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण, सोडियम अथवा क्या है, पोटेशियम लवण है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि अपमार्जक क्या है, तो यह सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण है, जबकि साबुन बोल रहा था कि उच्च वसीय अम्ल के पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का लवण था, जबकि यह क्या है, तो सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे वहाँ पे उच्च होता था, यहाँ पे सल्फोनिक है। अपमार्जक में देखें कि एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन से यह क्या होता है, एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन से सोडियम अथवा पोटेशियम का लवण है। कुछ अपमार्जक के उदाहरण जैसे कि सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम जो लॉरियल सल्फेट है यह अपमार्जक के उदाहरण है। सोडियम डेडसिल वेंजिन सल्फोनेट, ये भी अपमार्जक के ही उदाहरण है, और वेंजिन जो सल्फोनेट है वो भी क्या है, अपमार्जक के ही उदाहरण है। तो उदाहरण में देखेंगे, पहला सोडियम लॉरियल सल्फेट, यह एक क्या है, अपमार्जक है। सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है CH3 CH2 के अंदर बंद करके 10 CH2 SO3 Na होता है। ये सारे क्या हैं, यह सोडियम लॉरियल सल्फेट के यह सूत्र है, और यह सोडियम डेडसिल वेंजिन सल्फोनेट, कौन, तो सोडियम डेडसिल वेंजिन सल्फोनेट जो होता है ये भी क्या है, अपमार्जक का ही उदाहरण है। वेंजिन सल्फोनेट भी है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी सल्फेट, यहाँ पर भी सल्फोनेट और यहाँ पर भी सल्फेट, क्योंकि अपमार्जक कहीं रहा है कि अपमार्जक जो है सल्फोनेट अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण है, सोडियम या क्या है, पोटेशियम लवण है। यहाँ सल्फेट दिखाई दिया, यहाँ पे सोडियम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि सल्फोनेट के साथ सोडियम या पोटेशियम जुड़ा होता है अपमार्जक में। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला बोल रहा है कि अपमार्जक को साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है, यानी कि जो अपमार्जक होता है उसको साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। कारण क्या है कि अपमार्जक जो है साबुन के तरह ही साफ करता है, लेकिन इसमें साबुन नहीं होता है। साबुन रहित साबुन मतलब कि साबुन इसमें नहीं है तब पर भी साबुन के जैसा कार्य करता है। तो अपमार्जक क्या है, तो एक साबुन रहित साबुन है, साबुन के तरह साफ तो करता है लेकिन अपमार्जक में साबुन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट, साबुन कठोर, जो साबुन होता है कठोर जल के साथ, कठोर जल जब भी कहे तो सोडियम और मैग्नीशियम के जो लवण जल में घुले रहते हैं वही क्या होते हैं, कठोर जल होते हैं। तो साबुन कठोर जल के साथ मिलकर जो साबुन होता है, जब हम साबुन से साफ करते हैं तो साबुन क्या करता है कि जब कठोर जल रहता है तो उसके साथ चिपक जाता है, चिपकने वाला एक कारक बनाता है जिसका नाम होता है मेलाफेन। क्या होता है, मेलाफेन, जिससे कि कपड़ा अच्छा से साफ नहीं हो पाता है। अगर कठोर जल में जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हों और वहाँ पे साबुन से अगर साफ किया जाता है कपड़े को तो साफ नहीं होता। कारण क्या है कि कठोर जल में जो साबुन होता है चिपकने वाला एक कारक बनाता है जिसका नाम होता है मेलाफेन। मेलाफेन बनाने के कारण जो साबुन होता है कठोर जल में अच्छा से साफ नहीं कर पाता है। लेकिन वही अपमार्जक की बात कहा जाए तो अपमार्जक कठोर जल के साथ मिलकर कोई भी ऐसा अवक्षेप लवण का निर्माण नहीं करती है जिससे कि उसे साफ करने में दिक्कत हो। तो अपमार्जक कठोर जल के साथ कोई अवक्षेप का निर्माण नहीं करती है, जिससे अवक्षेप का निर्माण नहीं करती है, इसलिए वह क्या करती है कि कपड़े को सही रूप से साफ कर देती है। जबकि साबुन जो कठोर जल होता है उसके साथ मिलकर एक चिपकने वाला पदार्थ होता है जो कपड़े पर चिपक जाता है और चिपक कर मेलाफेन बनाता है। तो मेलाफेन के कारण क्या होता है, अच्छा से साफ नहीं कर पाते हैं। यहाँ अपमार्जक कठोर जल के साथ कोई अवक्षेप का निर्माण नहीं करती है, इसीलिए क्या करती है, अच्छा से सफाई करती है। अगला, साबुन का अवक्षेप
साबुन की अवक्षेप अपमार्जक में अधिक आर्द्रता होती है। अपेक्षा मतलब कि साबुन की अपेक्षा, कोई पूछे कि साबुन की अपेक्षा जो अपमार्जक है उसमें आर्द्रता कितनी होती है, तो अधिक होती है। साबुन में जहाँ एक अच्छा साबुन की जो आर्द्रता होती है 10% के एबव होता है, मतलब 10% के आसपास होता है, तो साबुन की में जो आर्द्रता है उससे कहीं ना कहीं अधिक अपमार्जक में आर्द्रता होती है। तो अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो वही बोला गया कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है। अगला पॉइंट बना कि वॉशिंग पाउडर में, जो वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर में 15 से 30%, वॉशिंग पाउडर जो आजकल हम वॉशिंग पाउडर जो धोने, कपड़ा धोने के लिए जो सर्फ बोलते हैं, उसी को जो वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% यानी कि 15 to 30% जो है अपमार्जक रहता है। मतलब कि जो हम लाते हैं वॉशिंग पाउडर में लगभग 15 से 20% क्या होते हैं, अपमार्जक रहते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे इसमें कुछ पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम ट्राइफॉस्फेट, सोडियम बोरेट इत्यादि क्या होते हैं, उसमें मिले रहते हैं। यानी कि जो हम वॉशिंग पाउडर आजकल जो हम बाज़ार में उपलब्ध लाते हैं, जो वॉशिंग पाउडर लाते हैं, उसमें अपमार्जक तो होता ही होता है, अपमार्जक के साथ साथ उसमें कुछ अलग से पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम सिलिकेट हुआ, सोडियम सल्फेट हुआ, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट हुआ, इत्यादि उसमें क्या रहते हैं, मिले रहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हम वॉशिंग पाउडर लाते हैं उसमें कितना % हाइड्रोकार्बन क्या बोला जाता है, अपमार्जक होता है, तो कहेंगे 15 से 30% तक उसमें अपमार्जक होता है। यहाँ तक देख लिए। तो यहाँ से अपमार्जक से इतना क्वेश्चंस कम से कम बन सकता है। फिर से अपमार्जक रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, लवण होता है। अपमार्जक के निर्माण वसा, तेल अथवा जो पेट्रोलियम से जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है उससे इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। अपमार्जक क्या है, तो एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अथवा सल्फोनिक अम्लों और सोडियम अथवा पोटेशियम के क्या है, लवण है। यानी कि एल्केन प्रकार के साथ हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल के साथ सोडियम अथवा पोटेशियम के क्या है, धातु है। यह कुछ अपमार्जक के उदाहरण हुए, जैसे कि एग्जाम्पल हुए तो सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम डेडसिल वेंजीन और वेंजीन सल्फोनेट, ये सारे के सारे क्या हैं, अपमार्जक के एग्जाम्पल हैं। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपमार्जक साबुन की तरह साफ तो करता है लेकिन उसमें साबुन नहीं होता है, इसलिए अपमार्जक को साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। साबुन कठोर जल में क्या करता है, कठोर जल में एक चिपकने वाला पदार्थ बनाता है जिसका नाम क्या होता है, मेलाफेन होता है। और मेलाफेन के कारण सही से साबुन से साफ कठोर जल में नहीं कर पाते, जबकि अपमार्जक कोई ऐसा अवक्षेप नहीं बनाता है जिससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो अपमार्जक कठोर जल में साबुन की अपेक्षा होता है। और जो करते हैं घर में जो लाते हैं वॉशिंग पाउडर, उसमें 15 से 30% तक क्या होता है, अपमार्जक होता है। तो इतना सारा क्वेश्चंस, इतना सारा पॉइंट साबुन और अपमार्जक से बन सकता है। तो इसको क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि साबुन से कौन कौन से बात हमने देखा, वे सारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। आने वाले परीक्षाओं में आता भी है और पीछे के जो परीक्षाएं उसमें पूछा भी गया। तो आज साबुन और अपमार्जक क्या हुआ, ख़त्म हुआ, और आज के अगला पार्ट्स में कुछ और देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक लास्ट में देखने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए। डी एजुकेशंस पे आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए और हमारे जो डी एजुकेशंस यूट्यूब चैनल्स हैं इसको आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जहाँ कुछ गलती होती है या जो कुछ की सुधारने की गुंजाइश हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो थैंक यू दोस्तों।